हेलो गाइस, वेलकम टू द अविनाश पॉलिटी इनसाइट। तो ये लेक्चर नंबर 5 है। वी आर कवरिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सो इन दिस एक्ट व्हाट वी विल कवर, सो कंपनीज कमर्शियल एक्टिविटी एंडेड, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो हम समझेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड रिलेटेड थिंग्स, वो समझेंगे। देन कॉडिफिकेशन ऑफ लॉज बिगिन, then end of slavery, principle of non-discrimination, social and legal changes, and concept terms like ट्रस्टी क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा पॉलिटी इसमें भी घूम जाता है, काफी कुछ समझ। दिस इज अ वर्ड ट्विस्टेड थिंग्स, कंसेप्ट टू बी ऑनेस्ट। तो हम ये सब समझेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू रीड। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। प्लीज रेफर माई अर्लियर लेक्चर्स ऑल्सो, so why we are reading like this. So charter act of 1833, so monarch विलियम फोर्थ है तभी 1830 से लेके 37। प्राइम मिनिस्टर चार्ल्स ग्रे 1830 से लेके 34। पॉलिटिकल पार्टी विद द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेके 35 तक, ठीक है। सो दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द सेंट हेलेना एक्ट। ओके, जनरल नॉलेज। तो रेगुलेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, for first point, so company's commercial activities were completely ended, ठीक है। कंपनी का कमर्शियल एक्टिविटी पूरी तरीके से खत्म हुआ। तो कंपनी ceased to be a trading body, it became purely an administrative and governing agency under the British Crown। तो जो कंपनी था, जो बेसिकली ट्रेडिंग बॉडी था, ठीक है, वो खत्म हो गया। एंड इट बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्निंग एजेंसी अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। सो मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस समझते हैं। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है। तो फर्स्ट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हु गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was the first central executive head of British India. Lord William Bentinck became the first Governor General of India. All civil and military powers now concentrated in the hands of Governor General. Legislative centralization हुआ। Now Governor General got an exclusive law-making power for all British India. Governors of Bombay and Madras lost legislative powers. See, we have understood earlier the difference between exclusive, non-exclusive, inclusive। ये कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ नहीं यूज किया जाता है। So please go refer the lecture where we use exclusive। जैसे for short I have said कि like in polity and law we use exclusive and non-exclusive. We do not use inclusive. Inclusive is a social broader term. When it comes to the polity, we use exclusive and non-exclusive. So here legislative centralization में Governor General got exclusive law-making powers for all of British India. Governors of Bombay and Madras lost legislative powers. Governor General's council strength increased from 3 to 4 members, adding a law member, Lord Macaulay. So गवर्नर जनरल काउंसिल स्ट्रेंथ बढ़ा। पहले 3 थे, 4 हो गए। एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया, लॉर्ड मैकॉलॉय। लॉ कॉडिफिकेशन होना चालू हुआ। इनिशिएटेड प्रोसेस ऑफ कॉडिफाइंग एंड कंसोलिडेटेड इंडियन लॉज। जैसे फॉर एग्जांपल इवेंचुअली लेड टू क्रिएशन ऑफ इंडियन पेनल कोड आईपीसी इन 1860। राइट नाउ इट्स बीएनएस, बट ये कॉडिफिकेशन चालू हुआ, लॉ कॉडिफिकेशन चालू हुआ। So social and legal changes. So principle of non-discrimination was introduced. No person to be denied employment under company rule based on religion, race or caste. नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल चालू होगा, जहाँ पे जो भी एम्प्लॉयमेंट देना था तो किसी को पहले डिनाई हो जाता था कि भाई तुम कौन से रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो, कौन से रेस से बिलोंग कर रहे हो, कास्ट से बिलोंग कर रहे हो। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन थे, अभी प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ भी किसी को डिनाई नहीं कर रहे थे जब एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे कंपनी की। रिलीजन, रेस, कास्ट बेस का डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं था। प्रोविजन टू एबॉलिश स्लेवरी वॉज इंट्रोड्यूस। स्लेवरी वॉज लेटर एबॉलिश इन 1843। इट शुड बी नोटेड, बट it's in the provision. So restriction on European immigration and property ownership in India were removed. There was a restriction, like we have covered it earlier. There was a restriction. So right now the restriction on European immigration and property ownership in India were removed.
civil service reforms like open competitions were proposed but not implemented. Generally, the aspirant gets confused related to it. Like that's why people open when asked whether while solving MCQs or while attempting a paper. So people often get confused and they just select 1833. So understand the difference here. The civil service reforms like open competition were proposed, but it wasn't implemented. Okay. Significance of Charter Act of 1833. तो सेंट्रलाइजेशन जैसे हमने समझा सेंट्रलाइजेशन है, हम आगे समझेंगे कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. So centralization, final major step towards centralized governance in India. Trade ended company's commercial role. Now only a trustee of British administration. So what this trustee meant? We will cover this in this lecture itself. What is trustee? So कमर्शियल रोल जो था कंपनीज का वो पूरी तरीके से खत्म हो गया. ना ओनली अ ट्रस्टी ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रहा ये. लॉ में हमने देखा लेड टू कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज एंड द क्रिएशन ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉ कमीशन. दिस इज अ जनरल नॉलेज, हाईलाइट दिस. So led to the codification of Indian laws and the creation of India's first law commission. Social equality लाया गया. So introduce the principle of equality in public employment as we seen earlier. The principle of non-discrimination में हमने देखा. So introduce the principle of equality in public employment. So student tip for memory 1833 जब भी आए तो ये लाइन बस लिख दें फ्रॉम द ये लाइन समझ लीजिए. So from company to crown, trade ends, law begins, India centralized. That's it. This is the one line जो कि सीधा सीधा एक्ट ऑफ 1833, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आपके दिमाग में जाएगा, रह जाएगा आराम से. तो अर्लियर क्या था, अर्लियर रोल क्या था? तो कंपनीज हैड डुअल फंक्शन. दो फंक्शन थे कंपनी के. एक कमर्शियल फंक्शन था, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था. कमर्शियल फंक्शन में जो था तो ट्रेडिंग गुड्स फॉर प्रॉफिट. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में आया रूलिंग टेरिटरीज इन इंडिया. ये कंपनी के दो फंक्शंस थे. आफ्टर 1833 में क्या हुआ? द कंपनी वाज स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल कमर्शियल फंक्शंस. कमर्शियली हटा दिया उनका. इट नाउ एक्टेड ओनली एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन. मीनिंग ऑफ ट्रस्टी अभी थोड़ा ट्रस्टी समझते. लाइक हियर वी लाइक ended company's commercial role. Now only a trustee of British administration. What trustee mean? So a trustee is someone who manages something on behalf of someone else. Trustee, right? So a trustee is someone who manages something on behalf of someone else. So the East India Company was now governing India on behalf of British government, not for private profit. It had no ownership or personal interest, only the responsibility to administer. That's what a trusteeship is. Okay, but that what means a trustee is. So the East India Company was now governing India on behalf of British government, not for private profit. It had no ownership or personal interest, only the responsibility to administer. So in simple terms, let's understand the company became a manager, not a master. It used to be a master, right? Now the company became a manager, not a master. It covered as a political agent of British government, administering India as a trust. So for student analogy, think of East India Company as a caretaker or a middleman, running the house, that is India, but the real owner was the British Crown. तो उसी टाइम पे इंडिया में उसी समय में क्या चल रहा था? तो कंटेम्परेरी इंडिया में हम देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1828 से लेकर 35 तक एज वी सॉ वाज अ की फिगर इन implementing reforms. Significant events include Lord Macaulay's Minutes of Education 1835 and Anglo-Sikh War. First Anglo-Sikh War 1845-46 में हुआ, led to the Treaty of Lahore, and 1846 and 1846 में and the Treaty of Amritsar in 1846. Okay, first Anglo-Sikh War led to the Treaty of Lahore and the Treaty of Amritsar. Okay, this is the polity best. So we was like you guys are into anyhow, you have to read this. So while reading history, so read there. उस टाइम पे दुनिया में क्या चल रहा था? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, अ प्रोसेस दैट बिगेन
in 1848 and culminated in 1940. बहुत लंबा है भाई ये। तो द रेवोल्यूशन ऑफ 1848 एंड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये दो चीजें हो रही थी दुनिया में उसी समय। जस्ट गूगल इट, रीड, गेट एन आइडिया। अब वो ब्रेन फंक्शन कनेक्ट डॉट्स, तो दैट्स वाई हमें कुछ मिसलेनियस चीजें देखने की होती है। सो कंसेप्ट समझते हैं, जैसे मैंने कहा बिगनिंग ऑफ द लेक्चर, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन पॉलिटिक्स. So let's understand the centralization and decentralization. The meaning of centralization: concentration of power and decision making in a central authority. ठीक है, पावर एक तरफ आया हुआ है डिसीजन मेकिंग सेंट्रल अथॉरिटी में, दैट इज व्हाट सेंट्रलाइजेशन. एम्फसाइज ऑन द वर्ड सेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड डिसीजन मेकिंग टू लोअर लेवल्स और लोकल यूनिट्स. पावर डिस्ट्रीब्यूट किया, डिसीजन मेकिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया टू लोअर लेवल्स और लोकल यूनिट्स. तो डिसीजन मेकिंग इन सेंट्रलाइजेशन डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और टॉप अथॉरिटी, whereas in decentralization decision making done by local bodies, state government और grassroots institutions. जैसे पंचायत हो गए, यूएलबी हो गया, अर्बन लोकल बॉडीज हो गए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब. तो इसे हमें ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन हम कहते हैं, डन बाय लोकल बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट, ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन. सो दिस इज व्हाट वी सी अ डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है. सो स्पीड क्या होता है? सो इन सेंट्रलाइजेशन द डिसीजन मे बी स्लोवर ड्यू टू टॉप डाउन अप्रोच. ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच होता है. ऊपर सेंट्रलाइजेशन में जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो कुछ डिसीजन लेगा, वो इम्प्लीमेंट होते होते काफी स्लो हो जाता है. whereas in decentralization the speed is the decision are faster as they are made closer to the point of implementation. for example, स्पीड होता है डिसेंट्रलाइजेशन में, फास्ट होता है. क्यों? क्योंकि जहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना होता है वो काफी नजदीक होता है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ एक्सवाइजी गाँव में सर्टेन डिसीजन लेने हैं. ऑफ कोर्स आर्बिट्री डिसीजन नहीं होगा, रूल्स एंड लॉज के हिसाब से होगा, बट जब इम्प्लीमेंट करना होगा वो ज़्यादा फास्ट होगा. ना कि भाई सेंट्रल ने बोला वो आया, या तो डिसीजन लेना है फिर सेंट्रल को हम इन्फॉर्म करेंगे, सेंट्रल डिसीजन को हम इन्फॉर्म करेंगे, फिर वो पास करेंगे. दैट्स व्हाई इट इज फास्ट बिकॉज इट्स इमीडिएट. ओके, जल्द जल्द में हो जाएगा. यूनिफॉर्मिटी एंश्योर यूनिफॉर्म पॉलिसी. सेंट्रलाइजेशन यूनिफॉर्मिटी एंश्योर्स यूनिफॉर्म पॉलिसी एंड लॉज अक्रॉस ऑल रीजन. एक सेंट्रल लॉ होगा, यूनिफॉर्म होगा, सबके लिए सब कुछ वही लॉ अप्लाई हो जाएंगे. देखो, इंडिया इज इंडिया इज डाइवर्सिटी कंट्री. हर एक चीज की डाइवर्सिटी है इंडिया में. तो सेंट्रलाइजेशन बिकम रिजिड, हम पढ़ेंगे आगे. सो एंश्योर यूनिफॉर्म पॉलिसी एंड लॉज across all regions, but in decentralization allows for local variations and needs to be addressed. हर एक जगह का, इंडिया इज अ कंट्री वेयर इन एवरी 5 years, sorry, every 5 years, I'm sorry, every 5 kilometers things change, drastically things change, the culture, the way of living, every 5 kilometers. So that's my observation, to be honest here. So the uniformity centralization में रहा तो जो उधर प्लेस ए को सूट हो रहा है नॉट नेसेसरी प्लेस बी को सूट होगा. वैसे जैसे भाई किसका एपेटाइट खाने का 4 रोटी है, बट सेंट्रलाइज ने बोला कि नहीं नहीं 2 ही रोटी खाना है, तो वो तो आधा भूखा रह गया. और जिसका एक ही रोटी का कैपेसिटी उसको तो जबरदस्ती खिला दिया. तो ये मिसमैच हो जाता है, राइट. सो सेंट्रलाइजेशन का ये इशू हो जाता है. एंश्योर्स यूनिफॉर्म पॉलिसी एंड लॉज अक्रॉस ऑल regions, wherein decentralization allows for local variation and needs to be addressed. जो needs रहेगा उस हिसाब से एड्रेस किया जाएगा, लोकल वेरिएशंस रहेंगे. ठीक है. एग्जांपल, हम सेंट्रलाइजेशन का एक एग्जांपल लेंगे, जैसे इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352 टू 360, जैसे गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया 1833. ये सेंट्रलाइजेशन के अच्छे एग्जांपल्स है. पास्ट जस्ट कनेक्ट डॉट्स. या 1833 इज अबाउट सेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन, sorry, 1833 suppose centralization, and इमरजेंसी प्रोविजंस लाइक ये एग्जांपल से आप ले सकते हो. डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल है पंचायती राज सिस्टम, पीआरएस, एंड 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, स्टेटली. ये डिसेंट्रलाइजेशन के एग्जांपल्स है. ठीक है. सेंट्रलाइजेशन के प्रोज एंड कॉन्स समझते हैं. पहली बात तो प्रोज में इतना ब्यूटीफुल साउंड करता है ना सेंट्रलाइजेशन: स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल, नेशनल इंटीग्रेशन, यूनिफॉर्मिटी इन गवर्नेंस. वाह, मतलब ऐसा लगता है कि भाई सेंट्रलाइजेशन इज स्ट्रॉन्ग. मतलब सही है भाई, एक ही आएगा, चिंता ही नहीं कुछ.
चीज की। सो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल रहेगा, नेशनल इंटीग्रेशन रहेगा, यूनिफॉर्मिटी इन गवर्नेंस रहेगा, कुछ कम ज़्यादा नहीं, ठीक है, दैट्स अ प्रोस। बट कॉन्स भी है ना उसके, रिजिड स्ट्रक्चर हो जाएगा, डिस्कनेक्ट विद लोकल नीड्स, ये कॉन्स है उसके। एंड जैसे जैसे मैंने कहा कि एक पेट पूजा की एग्जांपल दी ना, रोटी वाली। तो इट बिकम्स अ रिजिड स्ट्रक्चर, क्योंकि जिसका जैसे नीड है वैसे उसको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, जैसे जैसे प्लेस की नीड है वगैरह उसको उस हिसाब से नहीं होगा, सो इट बिकम्स वेरी रिजिड स्ट्रक्चर एंड डिस्कनेक्ट विद लोकल नीड्स। सी गवर्नेंस में ऐसा है ना कि जो लोकल से कनेक्ट होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन एग्जैक्टली उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, डिस्कनेक्ट विद लोकल नीड्स, लोकल की नीड्स पानी की होगी पर तुम रोड बना रहे हो, लोकल की नीड्स स्वच्छता की होगी, एजुकेशन होगा, ठीक है। बट सेंट्रलाइजेशन को क्या करेगा, लोकल नीड्स को इग्नोर कर देगा। सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन ये लिया गया नहीं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में वी हैव टू फोकस ऑन रोड, कि हम रोड बनाएंगे, अरे भाई घर नहीं है, पानी नहीं है, ये इस पे ध्यान दो। सो दैट्स व्हाई सेंट्रलाइजेशन बिकम्स अ वेरी रिजिड स्टफ, ठीक है, रिजिड। वेयर इज इन डिसेंट्रलाइजेशन, प्रोज इज लोकल रिस्पॉन्सिवनेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोज ये है कि लोकल रिस्पॉन्सिवनेस रहेगा, ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लॉयर इन मुंबई who was who started cleaning beaches and all, and a community has been formed and they started, and environmental impact is so good in olive riddle, like a जो कि नहीं दिखता था मुंबई में, आज दिखने लगे। सो दैट्स व्हाट द ब्यूटी ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन इज, पीपल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस बहुत सही होता है, तेज हो जाता है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी आ जाती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव को भी एक अलग विंग मिल जाता है कि हाँ भाई कोई अच्छा कर रहा है, उनको ये करो, मदद करो। एंड बट उसके भी कुछ कॉन्स है, उसके कॉन्स क्या, रिस्क ऑफ लोकल मिसयूज and uneven development if not monitored. Okay, right now it's 2025. So uneven development if not monitored. Right now it's we are right now monitoring बहुत ज़्यादा स्पीड से मॉनिटरिंग की तरफ इंडिया जा रहा है, जिसको काफ़ी लोग उसको सर्विलेंस में भी डालेंगे कि इट इज़ नॉट गुड। बट व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग इज एसेंशियल, इट इज नेसेसरी। सो अगर डिसेंट्रलाइजेशन में मॉनिटर नहीं रहा तो अनइवन डेवलपमेंट हो सकता है, एंड रिस्क ऑफ लोकल मिसयूज भी हो सकता है डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि नॉट एवरी वन इज अवेयर। सो एग्जैक्टली मिसयूज हो सकता है, काफ़ी गाँव में ये चीज़ों का मिसयूज हो जाता है, जैसे पंचायत में पंचायती राज सिस्टम में जैसे पंच होते हैं, ये होते, सो समटाइम्स दे जस्ट ट्विस्ट एंड टर्न द लॉज एंड रूल्स अकॉर्डिंगली, दे implement those laws and rules according to their needs. So yeah, exploitation and those are the things. But it can be addressed if bring on the light. But that's why the decentralization, like India 70 or 74, and the decentralization process chalu hai. That's why I said earlier, is this decentralization is important concept in politics. You guys can take the screenshot. Anyhow, I'm going to share notes on my Telegram channel, Avinash Quality Insights, AVINASHPOLITYINSIGHTS. So you can get notes from there itself. So simple analogy for, see why I'm focusing on this. This is the one-time concept. This won't be repeated in upcoming lectures. So that's why I'm keep telling you कि if you directly come onto the lecture, so there is a possibility that you may miss certain terms and concepts. So go through the lectures. Anyhow, I've created a playlist related to this series and upcoming series. There will be. So while we will touching onto the exact polity chapters, the conceptual chapters coming further, so it won't get repeated much. So please watch this very carefully. Understand this once and for all. So let's have a simple analogy here. The centralization is like a head office controlling all branches. Decentralization is like giving branch managers authority to run the branches independently. That's what decentralization is. So in Indian context, the British rule की बात करेंगे, especially after 1833, move towards centralization. So more power to Governor General. एक इंसान को सब पावर दे दिया गया. We are looking at our neighborhood and everything, neighborhood country, adjoining country to our nation. It's like कोई एक पावरफुल में आ गया तो वो एक्सप्लॉइट करता है ना यार. 1833 का ये वाला पूरा फंडा था.
which led to the climax or to a revolt of 1857, and so on, so on. So this is what happened when it comes to only centralization. People open uh, uh, people open advocates about yeah, centralized होना चाहिए centralized. There is look, as I mentioned into the cons as well. So I would suggest have some critical thinking while in fact you are touching onto these points. And what happened in Indian context post independence India, especially after the 73rd and 74th constitutional amendments, moved towards decentralization, empowering panchayats and urban local bodies. So, in 2023, UPSC did ask the question by which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? It's a very straight question. So, the Charter Act of 1833, of course. And in this very chapter, it see the historical background when we read. So, basically, those are the foundational chapters which will actually introduce you to the uh, certain terms, concepts, and whatnot. So don't skip the historical background. I am covering one by one. So thank you for watching. So coming up chapter will be the Charter Act of 1853, of course. So you can download notes for free on my Telegram channel. Come, please join. It would be appreciable, and in fact, it will motivate me uh, to So its Telegram channel name is Avinash Polity Insights, and of course subscribe for more UPSC Polity lectures. And this is it. Well, thank you for watching. Jai Hind.